हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, हमने आरो भाग 1 की सीरीज की शुरुआत कर रखी है और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आरो भाग 1 का जो गद्य खंड का और ये पद्य खंड जो भी बचे हुए कवि लेखक हैं, इनको कंप्लीट कर देंगे। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और बाकी जो बचता है आरो भाग 2 यानी 12वीं की जो बुक है एनसीईआरटी की, वो भी हम जल्दी ही 3 दिन के अंदर वो भी ख़त्म कर देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि 3 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आपका 17 तारीख को एग्ज़ाम है तो मैं कोशिश करूँगी आपका 15 तक कंप्लीट कोर्स करवाया जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप चाहते हो क्या मैं 4 दिन में आपका जो है कंप्लीट कोर्स करवा दूं। एक वीडियो ये और 3 और आपका जो है कंप्लीट कोर्स करवा दूं इसी के अंदर, ठीक है बेटा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप चाहते हो क्या 3 दिन के अंदर, या फिर हम ऐसे ये 3-3 4-4 कभी लेते आते रहें। जैसे आप कहोगे वैसे आपकी मर्जी। तो आपको सामने जो दिख रही होगी स्क्रीन पर मीरा पढ़ने वाले हम। घायल की गति घायल जाने हीड़ो अगठा संजोए, जोहर की गति जोरे जाने क्या जाने जिन खोए। तो बेटा इसमें जो है हम मीराबाई पढ़ने वाले हैं। और मीराबाई ने कहा है, इनके मीराबाई की पदावली है जो परशुराम चतुर्वेदी द्वारा ये लिखी गई है। तो ये है मीराबाई ने कहा कि जो वो आप सभी जानते हैं कि जो श्री कृष्ण जी की मीरा भजन करती थी, उन्हीं को अपना आराध्य मानती थी, उन्हीं को अपना जो है पति मानती थी, ठीक है। और ये कई बार प्रश्न बनता है कि मीराबाई ने कौन से भाव की भक्ति की, वात्सल्य की, रति भाव, माधुर्य भाव। तो रति भाव और माधुर्य भाव बेटा एक ही चीज होती है। रति क्योंकि पति पत्नी जैसा का जो प्रेम होता है, यानी दंपत्ति जो प्रेम करते हैं, या फिर माधुर्य भाव की जिसमें प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी प्रेम करते हैं, तो उसी प्रकार की माधुर्य भाव की भक्ति जो मीरा ने की है। तो उन्होंने कहा कि जो घायल, अगर एक घायल आदमी है उसकी स्थिति वही जानता है, जिसको चोट लगती है वही जानता है और कोई नहीं जानता, ठीक है। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था सन 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत यानी राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? राजस्थान में हुआ था इनका जन्म। और 1498 में ही आपको सूरदास का जन्म मिलेगा, ठीक है। सूरदास का जन्म 1498 में लिखा गया है कहीं, और इसका अलग भी मिल जाता है। और 1398 में ही, यानी 100 साल के पहले बाद में, ये संवत और ईस्वी अलग अलग होता है। 1398 में कबीर का हुआ था और 1518 में कबीर की मृत्यु हुई थी। कबीर मैंने करवा दिया, लेकिन एक बार आपका रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। तो 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत में इनका जन्म हुआ। मीरा की पदावली नरसिंह माहेरो, और मृत्यु हुई थी उनकी 1545 में। देखिए अब याद करने का तरीका क्या है, आप सभी जानते हैं। जो कि मीरा है, इनकी मीरा पदावली, यानी मीरा है, उन्होंने पद लिखे हैं। तो याद करने की बात है कि मीरा की पदावली होगा, ठीक है। मीरा की पदावली, तो उन्होंने उनके पद है तो मीरा की पदावली उसमें। और नरसिंह जीरो मायरो, तो उनकी जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, ठीक है। तो नरसिंह मायरो अब नाम से ही प्रतीत हो रहा है बेटा, क्योंकि हिंदी में नहीं, नरसिंह मायरो ऐसे जो राजस्थानी में बोला जाता है। तो मीरा के उन्होंने पद लिखे थे, इसलिए मीरा पदावली बोला गया। नरसिंह मायरो इन्होंने ज़्यादातर जो भजन और शब्द कीर्तन ऐसे गाए हैं, जैसे अपने आम बोलचाल में नहीं होते हैं क्या, साधु संत गाते हैं, इस प्रकार। मीरा सगुण भक्ति की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। तो ये कवित्री कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी गलती कर देते हैं, भले ही वे लेक्चरर का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि वह जल्दबाजी में देखते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जैसे कवि हम ऐसे लिखते हैं कवि, ठीक है। और कवि में क्या है, वह पर मात्रा आती है छोटी की, लेकिन कवित्री लिखेंगे तो वह पर मात्रा हटाकर हम यह पर मात्रा कर देंगे कवित्री। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे।
आप में कवि में व्यापार मात्रा आती है और कवित्री में व्यापार मात्रा नहीं आती, बल्कि उसके अगले वर्ण में मात्रा आ जाती है, यानी कि यह पर मात्रा आ जाती है। और अभी मैंने बताया आपको, और आप जब जानते भी हैं कि श्री कृष्ण की जो पूजा करती थी वो तो सगुण हो गया, क्योंकि उनके जो है आराध्य श्री कृष्ण भगवान थे, ठीक है। और उनकी उपासिका होने के कारण उन्हें कविता में सगुण भक्ति थी, और कहीं कहीं उनका जो है निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। वो संत रैदास इनके गुरु थे। देखिए संत जो रैदास थे, कहीं कहीं इनका नाम आपको रविदास भी मिल सकता है, तो इस बात को ध्यान रखें, संत रैदास या रविदास इनके गुरु थे। बचपन में ही उनके मन में कृष्ण की भक्ति भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और अपना पति मानती थी। आराध्य भी उसी को मानती थी, अपना पति भी मानती थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़गढ़ राजघराना में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई थी। यहाँ से उन्होंने कृष्ण लीला की भूमि वृंदावन की यात्रा की। वे राजघराने की थी, राजकुमारी थी, और लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, क्योंकि सब उनकी जो भक्ति में जो श्री कृष्ण की भक्ति थी उसके खिलाफ थे। उनका जो है पति, उनका जो मायका था, वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसे साधु संतों के बीच में घूमे, भजन कीर्तन करें और ये एक साध्वी के बेस में रहे। तो वो चाहते थे कि वो अपनी गृहस्थी संभाले, लेकिन वो गृहस्थी नहीं संभालती थी, मतलब उसका मन ही नहीं था जो सांसारिक मोह माया में। माना जाता है कि रणछोड़ दास के मंदिर की मूर्ति में वो समा गई। तो कहने का अभिप्राय है, ये भी लोगों की धारणा है कि माना जाता है कि कहीं वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वो समाहित हो गई थी। भाई जो रणछोड़ है, यानी कि उन्हें जो आराध्य हैं श्री कृष्ण, उन्हीं की मूर्ति के अंदर वो समाहित हो गई थी। उन्होंने लोक लाज और कुल मर्यादा के नाम पर अनेक सामाजिक संबंधों को हमेशा विरोध किया। भाई उन्होंने घूंघट प्रथा है, क्योंकि उस समय क्या होती, महिलाएं जो है पुरुषों से के साथ काम करना रहना वर्जित था। लेकिन ये क्या है कि पुरुषों की जो संगति थी, साधु संतों की संगति थी, उनके साथ घूमती थी और अपना भजन कीर्तन करती थी, और जो है संतों के साथ डांस, यानी जो अपनी नृत्य कला थी जो भगवान को खुश करने के लिए मंदिर के में वो भी करती थी। उन्होंने प्रथा का पालन नहीं किया तथा मीरा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में हिचक महसूस नहीं की थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मानते हैं कि महापुरुषों के संवाद जिसको सत्संग कहा जाता था, ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। भाई उनका मानना था कि महापुरुषों के सत्संग करने से, महापुरुषों के साथ सत्संग में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है और मुक्ति मिलती है सांसारिक मोह माया से, ठीक है। निंदा या बंदगी उनके साथ पथ से विचलित नहीं कर पाई। भाई लोग उनकी निंदा करते थे और उनसे और परिवार वाले उन्हें वोट डांटते, लेकिन वो अपने पद से विचलित नहीं हो पाई। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का, ये जो गहन रूढ़ियां हैं, आडंबर है, इनका विरोध किया और वो हमेशा अपने जो आराध्य में भक्ति करती रही। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर व्यंजना हुई है। गंभीर मतलब है उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी, मतलब वो अपने आराध्य से, अपने श्री कृष्ण भगवान से दूर है तो उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास हो, और उन्हें उम्मीद भी है कि वो उनसे मिलेंगे। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी एवं सरलता है। भाई उन्होंने सादगी और सरलता से भगवान वो श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है, अपना भगवान माना है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों पदों में उनकी आज भी लोकप्रियता है। भाई लोक संगीत मतलब जो हमारे आम बोलचाल में होते हैं ना, जो हमारे देहात में लोक संगीत गाते हैं महिलाएं, तो वो अपनी भाषा में, तो जैसे हमारी जो बोली होती है, उन्होंने आम, जैसे राजस्थान में पैदा हुई थी तो वहाँ के लोक संगीत भी उन्होंने गाए। और शास्त्रीय संगीत होता है जिसमें नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत दोनों में ही रचना और जो संगीत गाए हैं। भाषा मूलत, इनकी भाषा पूछ ली जाती है कि भाषा मूलत क्या है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि मीरा की भाषा कौन सी थी। तो मीरा की भाषा मूलत राजस्थानी और कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। मीरा प्रेम की दीवानी, मीरा प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है।
उनकी कविता में मूल दर्द है भाई, उनके विरह में है। श्री कृष्ण के विरह में उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, जो पद लिखे हैं, तो काफी मार्मिक और उनकी रचनाओं में दर्द मिलता है। प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण ने अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्य व्यवस्था के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में, यानी 2 पद लिखे हैं ना उन्होंने, तो दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा कभी रीति रिवाज मुक्त होने और गिरधर के सने के कारण अमर होने की बात कर रही है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा बेटा, देखो ध्यान दीजिए, दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि मीरा मुक्तावली के पद कहाँ से लिए गए हैं। तो मीरा मुक्तावली के जो पद है नरोत्तम दास द्वारा संकलित ये किस दास है? नरोत्तम दास। यहाँ 3-4 ऑप्शन और दिए जाएंगे, सूरदास, कबीरदास, जो भी दिए जाएं, श्याम सुंदर दास। तो ये दोनों पद नरोत्तम दास द्वारा संकलित हैं मीरा मुक्तावली से, ठीक है। तो अभी हम आगे देखें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। 1498 में कुड़की गांव जो है मारवाड़ रियासत, रियासत का मतलब होता है बेटा जिला। ये राजस्थान में इसको रियासत इस साइड में बोला जाता है और राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके पद क्या थे? मीरा पदावली, नरसिंह मायरो, मीरा पदावली, नरसिंह मायरो, और मृत्यु इनकी हुई थी 1546 में, ठीक है। और अब प्रश्न इनमें मीरा के बारे में क्या बन सकता है कि मीरा की भक्ति किस भाव की थी? एक तो प्रश्न ये बनेगा, ठीक है। तो आप याद रखना इसको, मीरा की भक्ति थी वो थी माधुर्य भाव की। किस भाव की थी? माधुर्य भाव की। एक प्रश्न ये बन सकता है। फिर इन्हें ये भी बनेगा कि मीरा की जो है श्री कृष्ण को क्या मानती थी? अपना पति, अपना प्रियतम जो कहो वो मानती थी, ठीक है। फिर प्रश्न ये बनेगा कि मीरा की भाषा कौन सी थी? तो बेटा मीरा की भाषा थी राजस्थान मिश्रित, जो ना राजस्थान जो है ब्रज मिश्रित। राजस्थान तो उनकी मेन भाषा थी राजस्थानी, क्योंकि राजस्थान में तो उनका जन्म हुआ था, तो राजस्थानी उनकी भाषा थी। और कहीं कहीं ब्रज भाषा मतलब ब्रज मिश्रित। तो ये प्रश्न बन सकता है। और दूसरा प्रश्न फिर देखते हैं, वैसे कई प्रश्न हो गए लेकिन हमारा एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि नरोत्तम दास द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए, यानी दोनों पद नरोत्तम दास द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो प्रश्न ये बनेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये ज़्यादातर यही बना कि मीरा किस मतलब मीरा ने किस भाव की भक्ति की थी? माधुर्य भाव की भक्ति की थी। और ये नरोत्तम दास द्वारा ली गई मीरा मुक्तावली, और मीरा पदावली नरसिंह मायरो, और उनकी भाषा राजस्थान प्लस जो है ब्रज मिश्रित। तो ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यह हमारा मीरा कंप्लीट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। तो पराधीन रहकर सपना सुख शोक न कह सकता, ये अपमान जगत में पशु ही सह सकता। ये पंक्ति बेटा IMP लगा लेना, ठीक है। बहुत बार अब तो आपका ये PGT का एग्जाम है, ये नेट तक पूछा जाता है, ठीक है। मेरा खुद का मैं अनुभव बता रही हूँ कि जो गत वर्ष में जितनी परीक्षाएं हुई है बेटा, हर मतलब बहुत से पेपर में तो मैंने देखा है इसको। तो इसको आप जिसने याद, अच्छी बात है बेटा, जिनको याद नहीं है आप याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, ये अपमान में जगत में केवल पशु ही सह सकता। तो ये पथिक है, इनकी जो कविता उनसे लिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय समझो आप। पराधीन यानी दूसरे के अधीन, यानी दूसरा का गुलाम रहकर कोई सुखी नहीं रह सकता है। अपमान, ये अपमान जगत में, ये जो है बेइज्जती अपमान जो भी आप कहो, तो केवल पशु ही सह सकता है। कि जो अगर कोई इंसान किसी दूसरे के अधीन है, दूसरे के गुलाम है, तो समझो वो पशु है। तो इंसान की प्रवृत्ति क्या है बेटा? आज़ादी है, अपना आत्मनिर्भर बनना है, दूसरे की गुलामी करने से कोई फायदा नहीं है। ये पशु ही सह सकता है कि इंसान की प्रवृत्ति नहीं है कि दूसरे का गुलाम बना रहे।
इसलिए उन्होंने कहा है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक नहीं कर सकता। पराधीन दूसरे के अधीन रहकर कोई ज्यादा दिन सुखी नहीं रह सकता है, उसको लास्ट में दुखी मिलेगा। ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है और कोई नहीं है। तो अपने आत्मनिर्भर बनो, अपना कैरियर बनाओ, उनका अभिप्राय ये है। ये वैसे इसके कई अर्थ निकल, लेकिन सीधा सीधा इन्होंने बता दिया। ठीक है, ये हमारे राम नरेश त्रिपाठी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पूरा ये IMP लगा लो, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। और जिसने है ना, जो चैनल पर नया है, जिसने मेरी पीछे की वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो भी आप अवश्य देखिए। देखना बेटा, मेरी हर एक वीडियो, मैं इस बात का बिल्कुल दावा कर सकती हूँ कि मेरी हर एक वीडियो आपको 1-2 नंबर, 1-2 क्या 2-2 3-3 नंबर दिलाएगी। क्योंकि मैंने जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय था, मैंने कोर्स बाद में शुरू किया, लेकिन मैंने जितना भी किया है, जो आपका KVS और हरियाणा स्क्रीनिंग दोनों के पाठ्यक्रम को जो है मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको शुरू किया है। आपको हरियाणा स्क्रीनिंग में भी फायदा मिलेगा इससे, और KVS में भी, दोनों में ही आपको फायदा मिलेगा। तो वीडियो आप अवश्य जिसने नहीं देखी है और जो चैनल पर नया आया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करोगे तो समय पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, चलें तो। और आप कमेंट नहीं करते हो कि मैम किस तरह से पढ़ना आपको अच्छा लगता है और कौन सा सिलेबस आपका बचता है, तो किस पर वीडियो चाहते हो, कमेंट अवश्य किया करो। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। इस समय जो एग्जाम के समय आपके लिए जो मैं इतना बहुत कोशिश कर रही हूँ बेटा, समय पर लाने के लिए, आपको जल्दी से जल्दी बच्चों का कंप्लीट कोर्स करवाया जाए। तो चलो, अब मुझे पता आपकी समय की बहुत कदर है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। 1881 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का, कोहिरपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में। देखिए बेटा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बहुत से हिंदी लेखक हुए हैं। हरियाणा में जो हमारे हिंदी लेखक कम हुए हैं, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, इस साइड के जो हमारे बहुत हिंदी लेखक हैं। तो कोहिरपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, और 1881 में इनकी जो रचना है मिलन पथिक 54 खंड काव्य है। मानसी इनका फुटकर कविताओं का संग्रह है। 1962 में इनकी मृत्यु हुई। आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके फिर अच्छी तरह समझाती हूँ आपको। ठीक है, जो मिलन है, पथिक, ये बहुत बार पूछा गया है। ये तीनों ही रचनाएं, पथिक तो आपकी इतनी बार पूछी गई है बेटा, बहुत बार। मिलन पथिक 54 क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक है, उपन्यास क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, ये तीनों ही इसके क्या है, खंड काव्य। अब खंड काव्य और महाकाव्य क्या है, उनका अंतर समझिए आप। जो महाकाव्य होता है जैसे रामचरितमानस, तो उसमें क्या है, जिस नायक और नायिका के शुरू से लेकर, जन्म से लेकर अंतिम समय तक का वर्णन मिलेगा। जितनी भी उनकी घटनाएं घटी हैं, उनका विवाह है या उनकी कोई जीवन से संबंधित संघर्ष है, किसी, मान लीजिए आपका ही लगा लीजिए, मैं आपका एक उदाहरण दूंगी। मान लीजिए आप एक नायक हूँ और आप एक अच्छे जो है वो, क्योंकि हर एक नायक, हर एक इंसान एक अभिनेता होता है, वो इस संसार में एक अभिनेता की तरह आता है। ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। मान लीजिए आपका जन्म के समय बचपन में आपने कितनी पढ़ाई की, फिर उसके बाद आपने कौन से कोर्स किए, फिर आप जॉब, नए नए एग्जाम्पल देने अच्छे ज़्यादा समझ में आया, फिर आपकी शादी, कितना आपने जॉब के लिए संघर्ष किया, किन भाव में, फिर आप एक अच्छे महान पुरुष बन जाते हो और अंतिम समय तक आपका वर्णन होता है, तो वो महाकाव्य होगा। और खंड काव्य ऐसे होगा, सिर्फ आपको, जैसे आपने अभी आपका KVS का एग्जाम है या हरियाणा स्क्रीनिंग का, ठीक है, मान लीजिए, तो आपका एक ही पहलू दर्शाया जाए। मान लीजिए आपका सिर्फ ये कि आपने जो है किस तरह तैयारी की, आप टॉपर बन गए आपकी KVS हरियाणा स्क्रीनिंग के, तो आपसे बोला जाए कि आपने इतनी पढ़ाई कैसे की, सिर्फ वो टॉपिक, तो वो खंड काव्य होगा। और काव्य क्या है, मतलब कविता के माध्यम से। तो खंड काव्य होता है जो कवि या जो है नायक या नायिका का एक भाग दिखा जाए, जीवन के किसी एक भाग पर, पहलू पर नजर डाला जाए। और महाकाव्य वो होता है जो संपूर्ण जीवन पर पहलू, मतलब नजर डाली जाए, पहलू पर विचार किया जाए, जो भी आप समझोगे, संपूर्ण जीवन का वर्णन होगा, तो वो होगा महाकाव्य। और खंड काव्य जो एक पहलू पर होगा, ठीक, किसी भी एक पहलू पर। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बेटा, मिलन पथिक 54 क्या है, ये राम नरेश त्रिपाठी के खंड काव्य है। मानसी क्या है, इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है।
कविताओं का संग्रह का मतलब होता है बहुत सारी कविताएं जो इकट्ठी कर दी। कविता तो एक और बहुत सारी कविताओं को हम इकट्ठा कर दें तो उसको संग्रह यानी इकट्ठा होगा बहुत सारी कविताओं का। अब फुटकर क्या होती है, जो छोटी छोटी कविताएं होती हैं फुटकर कविताओं का, ठीक है। मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है और मृत्यु इनकी कब हुई थी, 1962 में हुई थी, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते। देखिए बेटा ये भी बहुत बार आता है कि ये छायावादी कवि थे, द्विवेदीवादी थे, प्रयोगवादी थे, प्रगतिवादी। तो ये ध्यान रखना रामनरेश त्रिपाठी है छायावाद पूर्व की खड़ी बोली जो है का महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। यानी खड़ी बोली में इन्होंने है काव्य रचनाएं जो भी की है, काव्य मतलब इतना समझो आप, खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं की हैं। आरंभिक शिक्षा पूर्व माफ कीजिए बेटा थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा आपको। हाँ अब हम चलते हैं, एक मिनट। अरे भाई हाँ, आरंभिक शिक्षा हाँ ये आरंभिक शिक्षा उनकी हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। यानी देखिए ध्यान दीजिए बेटा, उनको है ना ऑप्शन में अगर ऐसा अभी आया तो नहीं है लेकिन बन सकता है यहाँ से प्रश्न। देखिए ऑप्शन दे दिए जाए आपसे, मतलब ऐसा बोला जाए कि हिंदी में उनको ज्ञान था, अंग्रेजी में थे, बांग्ला में था, उर्दू या उपरोक्त सभी में था। तो आप ना कई बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हिंदी तो उन्होंने हिंदी का तो पेपर में आया है तो हिंदी तो समझेंगे भी, हमने पढ़ा था। लेकिन ध्यान दीजिए ऐसे ये कवि थे, लेखक थे जो थे तो ये कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे। हिंदी का भी इनको ज्ञान था, अंग्रेजी का भी था, बांग्ला भी का था, उर्दू का भी था, ठीक है। जैसे हमारे प्रेमचंद है उर्दू में नवाब राय से लिखते थे, ठीक है, और उनका मूल नाम क्या था, धनपत राय था, और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते थे। तो बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इसमें लिखी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी वजह से बच्चों का एक नंबर नहीं कटना चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताती रहती हूँ, या फिर अपनी जो है बुक लेकर बैठे वहाँ बुक के पास भी आप लिख सकते हैं। फिर देखना यहाँ से प्रश्न बनेगा बेटा, कविता कौमुदी 8 भागों में है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कविता कौमुदी या तो किस लेखक की रचना है, तो आप कहोगे कि ये रामनरेश त्रिपाठी की मैडम। लेकिन ये कितने भागों में, भाग जैसे मानसरोवर के भी कितने भाग हैं, जो मानसरोवर रचना है ना उसकी प्रेमचंद की, वो भी 8 भागों में है, और ये इनकी भी 8 भागों में है, ठीक है। तो इनकी 8 भागों, ऐसे ऑप्शन आएंगे 4 भागों में है, 5 भागों में, 8 भागों में। तो कविता कौमुदी ध्यान दीजिए बेटा 8 भागों में, और किसकी है, ये जो है रामनरेश त्रिपाठी की है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आप देखना यहाँ से प्रश्न बनेगा, इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है। इसी के एक खंड में कविता कौमुदी के एक खंड में बात हो रही है, कविता कौमुदी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, तो ग्राम गीत भी संकलित है। उन्होंने गांव-गांव घूमकर एक तरह के लोक साहित्य संरक्षण की दृष्टि हिंदी में एक पहला मौलिक कार्य किया। ये बाल साहित्य के, यहाँ से प्रश्न बनेगा बेटा, यहाँ एमपी लगा लीजिए कि बाल साहित्य के जनक किसे माने जाते हैं। तो बाल साहित्य का जनक कौन माना जाता है, बाल साहित्य का जनक रामनरेश त्रिपाठी माना जाता है। और इनकी जो बाल रचना थी वानर, ये बहुत बार पूछा गया बेटा, रामनरेश त्रिपाठी आप जरूर पढ़ें, इसको ना छोड़े। बहुत से बाल, इनकी वानर पत्रिका किसकी थी, या फिर ये किस साहित्य पर थी, ये बाल साहित्य पर थी, और ये रामनरेश त्रिपाठी की थी, और ये बाल साहित्य के जनक थे रामनरेश त्रिपाठी। तो ऐसे कहानियां, नाटक, उपन्यास इन्होंने बहुत लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, जो प्रस्तुत अंश जो रामनरेश त्रिपाठी का जो प्रस्तुत अंश है ग्राम गीत, तो ये किस खंड से लिया गया, तो ये पथिक शीर्षक खंड के पहले सर्ग से लिया गया। किस सर्ग से लिया गया बेटा, पहले प्रस्तुत अंश पथिक है। ये रामनरेश त्रिपाठी का जो पथिक है, ये शीर्षक जो इनकी कविता है, ये पथिक है, ये किस खंड से लिया गया है, तो ये पहले सर्ग से लिया गया। ध्यान रखना बेटा, पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त का मतलब होता है बेटा मुंह मोड़ लेना। विरक्त नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य से मुक्त होकर वहीं बसना चाहता है। भाई जो नायक है पथिक का, वो दुनिया के इस संसार के दुखों से दुखी हो गया। वो वहाँ से जो उसको जो प्रकृति का सौंदर्य मिला है, वो चाहता है कि ये मुक्त होकर बस मैं दुनिया के जो है बंधन से मुक्त होकर यहीं बस जाऊं। शांति है बिल्कुल प्रकृति की मोहमाया में, यानी प्रकृति के ऊपर वो न्यौछावर हो गया उसकी प्रेम देखकर।
किसी साधु जन को संदेश देकर वह देश से व्रत लेता है, यानी वो चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं और यही रहूं। ठीक है। राजा द्वारा मर्तजन की उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर किनारे उनके सौंदर्य मुग्ध, प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य मधुर। ये यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है बेटा कि वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है, यानी प्रकृति को, वो प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। देखिए बेटा, कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो बोर हो रहा होगा, लेकिन बेटा जब आपकी जॉब लगने वाली है, आपको लाख के आसपास सैलरी मिलने वाली है, तो थोड़ा सा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा, आपको इसको इंटरेस्ट आप में लेना पड़ेगा इसमें। और अगर आपको बोरिंग लगेगा तो आपको जॉब मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जॉब के लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। आपको चाहे आप वीडियो देखो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरिट कम जाएगी। तो इसलिए बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जिसकी कम तैयारी है, हमारे पास 1 सप्ताह का टाइम है। 1 सप्ताह में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है क्या, किसको, प्रकृति को। ठीक है। तो ये इनकी पथिक जो रचना आ गई है। आगे देखें, हम चलते हैं। एक बार मैं आपका इसका रिवीजन करवा देती हूँ, वरना मैडम ने क्या बता दिया, सब ऊपर का जा रहा है। 1881 में क्या हुआ था, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कोहरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिए, ये पराधीन रहकर सपना सुख न सह सकता, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। पथिक से लिए ये लाइन याद रखें जरूर से जरूर। मिलन, पथिक, सोपन क्या है, इनके खंड काव्य हैं। मिलन, पथिक, सोपन तीनों इसके क्या है, खंड काव्य हैं। मानसी बेटा इनका फुटकर कविताओं का संग्रह है। किस कविताओं का, फुटकर कविताओं का संग्रह है। 1962 में इनका जो है जन्म, माफ कीजिए मृत्यु, 1962 में इनकी मृत्यु हुई और इनका जन्म हुआ 1881 में। किसका, राम नरेश त्रिपाठी का। फिर ये छायावादी पूर्व खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। इसके आगे क्या करें, कविता कौमुदी किसकी रचना है, तो कविता कौमुदी है ये बेटा कविताओं का संग्रह है। और किसकी कविताओं का संग्रह है, राम नरेश त्रिपाठी का। और ये कितने भागों में है, ये 8 भागों में। कविता कौमुदी बहुत बार पूछा गया है, कितने भागों में, 8 भागों में। किसकी कविताओं का संग्रह, राम नरेश त्रिपाठी की है। और एक ग्रामगत जो एक खंड में संकलित है। फिर बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं, राम नरेश त्रिपाठी माने जाते हैं। वानर जो है इनकी बाल पत्रिका है। वानर क्या है बेटा, इनकी बाल पत्रिका है। फिर आगे बढ़ते हैं। पथिक जो इनका है, इनकी जो कविता है पर्थक, वो पहले सर्ग से ली गई है। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। ठीक है। और ये क्या है कि वह प्रकृति के मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। तो ये उज्जवल देखना बहुत बार शुद्ध में पूछ लिया जाता है, काफी बच्चों को तो आता भी होगा, क्योंकि अभी तो ये छोटे बच्चों वाला काम होगा। फिर भी किसी को नहीं आता है बेटा, ध्यान से देखना, उज्जवल में दोनों जो आधे आएंगे। तो यहाँ हमारा राम नरेश त्रिपाठी जो है संपन्न होता है। आगे हम दूसरा कवि पढ़ेंगे। कविता के चित्र की भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके सबसे स्वर होने चाहिए जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। ये पल्लव की भूमिका से लिया गया है। कविता के लिए चित्र की भाषा आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द से स्वर होने चाहिए जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। यानी जो न कविता है, देखिए बेटा सुमित्रा नंदन पंत जो है वो मानते हैं कि जैसे कोई भी कविता लिखो तो वो उसके बिंब होने चाहिए। बिंब का मतलब होता है कि जो हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र छपना चाहिए। कोई भी कविता आप लिखो उसमें जो है जब पाठक के हृदय में, पाठक के दिमाग में, उसके हृदय में एक चित्र अंकित होना चाहिए। तो यानी चित्र भाषा का होना बहुत जरूरी है। आगे हम इसको विस्तृत से पढ़ेंगे, अब तो इतना ही आप समझिए।
इनका नाम पूछ लिया जाता है बेटा, ये इसको है ना, इस कवि को आप IMP लगा लेना। ठीक है, मैं आपको बता, आप कहोगे मैडम आपने तो वो भी रामनरेश त्रिपाठी को बताया था, लेकिन बेटा देखिए हमारे 17 लगभग इसमें है, यानी हमारे मान के चलो हमारे 20-25 कवि हैं, तो 20-25 में से ऐसे 25 के आसपास है, मुझे ध्यान अभी लगभग बता रही हूँ, तो 15 ऐसे हैं जिससे हर बार प्रश्न बनता है। TGT से लेकर कई बार तो PRT से भी PRT से लेकर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सुमित्रा नंदन आप सभी जानते हैं, आप हिंदी के अच्छे खासे जानकर रखते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत के कितने महत्वपूर्ण योगदान हिंदी में आपको बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो बेटा गोसाई दत्त क्या था, इनका मूल नाम था, इनका मूल नाम वास्तविक नाम क्या था, गोसाई दत्त। और इनका जन्म बेटा कब हुआ था, 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में, कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था, और 1900 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं देखिए, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदम्बरम और उत्तरा, श्रवण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। अब बेटा ध्यान दीजिए, अगर मैं अपनी हर वीडियो में, जो बच्चा नया है उसको नहीं पता, लेकिन जो बच्चे मेरे पहले जुड़े हैं पुराने, उनको पता है कि मैं बोलती हूँ बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना। देखिए बेटा ये तो आपको अपने खुद भी पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा पढ़ाने का जब फायदा है उनसे कुछ एक्स्ट्रा जो एक उसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न बनते हैं वो बताऊं। तो प्रश्न कहाँ से बनेगा ये बात ध्यान रखना। तो इनके पुरस्कार देखना, फिर अच्छे से समझाऊंगी, एक बार इनको सरसरी निगाहों से नजर लगाओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको, साहित्य अकादमी मिला, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, पद्म भूषण मिला। तो बेटा यहाँ इनके टोटल कितने हो गए, 4 पुरस्कार हो गए। तो अब देखना इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, कहाँ मिला, कौन सी रचना के लिए, और साहित्य अकादमी कब मिला, कौन सी रचना के लिए, इसको हम पढ़ेंगे। कला और बूढ़ा चांद, बेटा ध्यान दीजिए, कला और बूढ़ा चांद इनकी रचना थी, लिखी गई थी 1959 में। ठीक है, लेकिन 1960 में 1 साल के बाद बेटा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद के लिए। फिर इनको हिंदी में सर्वप्रथम, ध्यान दीजिए बेटा, हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए इनको 1968 में मिला था। 1968 में मिला था बेटा इनको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में। तो चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। कला और बूढ़ा चांद का इनको साहित्य अकादमी 1960 में। ठीक है, ये तो होगी इनसे बाहर की जानकारी, लेकिन ये है कि आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम स्नातकोत्तर यानी MA तक का पूछ सकते हैं। तो आप सिर्फ ये ना रटे, और भी आप जानकारी रखें। अब देखना वीणा, ग्रंथि, पल्लव। अब ये पूछ लिया, इनकी पल्लव जो है बेटा छायावादी रचना है। ठीक है, ये कौन सी इनकी छायावादी है, कौन सी इनकी प्रगतिवादी है, ये रचना पूछ ली जाती है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, इनकी युगांत भी रचना है। क्या बेटा, एक युगांत भी इनकी रचना है। युगांत इसलिए महत्वपूर्ण है बेटा क्योंकि इन्होंने छायावादी युग का अंत कर दिया था, यानी युगांत के बाद इन्होंने कोई छायावादी रचना नहीं लिखी, फिर उन्होंने प्रकृतिवादी रचनाएं लिखी थी। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब प्रश्न ये बन सकता है कि सुमित्रा नंद पंत की छायावादी अंतिम रचना कौन सी थी, यानी छायावाद के अंत की घोषणा कौन सी रचना से उन्होंने की थी, तो युगांत से की थी। बेटा ध्यान दीजिए, युगांत से की थी। तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, श्रवण किरण और जो निकला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। लोकायतन पर क्या मिला बेटा, इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण भी। ध्यान दीजिए, एक बात और बता रही हूँ इनसे अलावा, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी ऐसी रचना है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, तो लोकायतन रचनाएं ऐसी है बेटा जो गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा आपको बताने की कोशिश की है। और सन 1977 में इनका जो है इनकी जो मृत्यु हो गई, जन्म हुआ था 1977 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और छायावादी का झरना बोला जाता है जिसको पल्लव को बोला जाता है। ठीक है, पल्लव रचना को बोला जाता है, ये बहुत बार
फिर अपने छायावाद की, हाँ ये बेटा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको IMP लगा लेना आप। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं। अब प्रश्न बनेगा प्रकृति के चितेरे कवि कौन कहे जाते हैं, तो आप कहोगे मैडम सुमित्रा नंदन पंत है जो प्रकृति के चितेरे कवि हैं। ठीक है, जो छायावादी जो एक मिनट बेटा, छायावादी के 4 आधार स्तंभ है। ठीक है, महादेव वर्मा है, निराला है, और ये है सूर्य जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है। तो ये 4 छायावादियों में है, और नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको सुमित्रानंदन को छायावादी का प्रवर्तक माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने बेटा इसको छायावादी का प्रवर्तक माना है। तो बहुत सी एक्स्ट्रा मैंने आपको नॉलेज दी, आप इसे कॉपी पेन में लिख लें या फिर अपनी जो है इसी में लिख लें, बुक के अंदर लिख लें। तो मैं ये बताने की कोशिश उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में, उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, इसलिए इनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। अब प्रश्न यहाँ से बन सकता है, पल पल प्रकृति रेस में इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चल प्रगतिशील दौर में ताज व आंखें इनकी रचनाएं बेटा ध्यान दीजिए, ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी, ताज और वो आंखें भी इनकी क्या है रचनाएं हैं। अरविंद, ये भी प्रश्न बनेगा बेटा, बहुत बार प्रश्न बनता है, इसमें IMP लगाएं। इसके साथ अरविंद मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। अब आपसे प्रश्न पूछा आएगा परीक्षा में, क्या प्रश्न बनेगा, किस प्रकार बनेगा वो बताती हूँ कि कौन से कवि ऐसे हैं जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है या मानवतावाद से प्रभावित है। मानवतावाद और अरविंद एक ही बात होती है, ध्यान दीजिए कहीं आप पजल हो जाओ परीक्षा में। तो बेटा मानवतावाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित है सुमित्रानंदन पंत। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा बेटा, अभी मैंने बताया था कि वो चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा वाले कवि कौन थे, सुमित्रानंदन पंत। उन्होंने कहा कि बिंबात्मक भाषा होनी चाहिए। अब देखना पल्लव की भूमिका, छायावाद का जो है झरना बोला जाता पल्लव को। प्रस्तुत कविता वे आंखें प्रगतिशील दौर की कविता। अब आपसे पूछ लिया जाएगा वे आंखें प्रयोगवादी दौर की हैं, प्रगतिवादी दौर की, छायावादी, द्विवेदी। तो आप कहोगे मैडम प्रस्तुत कविता जो वो आंखें हैं पंत की प्रगतिशील दौर की कविता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ जो है सुमित्रानंदन पंत की वो आंखें दी गई हैं, ये वो आंखें आ गई। तो देखना एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है और मेरी कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। देखिए मूल नाम इनका गोसाई दत्त था। सन 1900 में कोसानी अल्मोड़ा उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, सर्वकिरण, कुला और बूढ़ा चांद लोकायतन इनकी रचना थी। और युगांत इनकी छायावादी अंतिम रचना थी। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी मिला था। चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। और लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण भी पुरस्कार मिला था। लोकायतन रचना इनकी क्या है, महात्मा गांधी के जीवन पर थी। 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। ये प्रकृति के चितेरे कवि माने जाते हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी ने ये छायावादी का प्रवर्तक माना है। और क्या बेटा, और इनकी ताज और वो आंखें इसकी क्या है, ताज और वो आंखें इनकी प्रगतिशील रचनाएं हैं। और ये अरविंद दर्शन या मानवतावादी से प्रभावित कवि थे। रूपाब इनकी जो है, रूपाब इनकी पत्रिका का नाम है। रूपाब ये का पत्रिका का इन्हें संपादन किया था। रूपाब इनकी पत्रिका थी जो इनका संपादन किया था। ये चित्र भाषा शैली में रचनाएं लिखते थे। वे आंखें इनकी प्रगतिशील दौर की रचना है। तो बेटा यहाँ से मैंने कोशिश की है कि आपको सुमित्रानंदन समझाने की, सिखाने की। और ये मेरी कोशिश कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अक महादेवी पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा भवानी प्रसाद मिश्र और त्रिलोचन दुष्यंत जो है ये हमने अगली इससे जो नीचे प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी वो मैंने पहले बना दी थी, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैडम वो मेरे पास नहीं है, पहले वो बना दीजिए। ठीक है, तो उसकी मैंने वीडियो पहले बना दी थी।
कहीं आप ये सोचो कि मैडम ने बीच में भवानी प्रसाद मिश्र और त्रिलोचन दुष्यंत जो छोड़ दिए, तो वो तीनों कवि मैंने पहले करवा दी, वो आपको इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अक्कमहादेवी। शिला पर चली हुई चूर, गिर पर चली वो गिर पड़ी दरार। शिला पर चली शिला हुई चूर, गिर पर चली जो गिर पड़ी दरार। तो वचन सौरभ जो है इससे लिए गए हैं। तो ये देखिए किसी भी कवि की, लेखक की ये ऊपर दी गई हर में एनसीईआरटी में, तो ये पंक्तियां आप अवश्य याद करें, कहीं यही पूछ ली जाए और आपको याद ना हो तो बारीकी से अध्ययन करें। लेकिन अब अपने अध्ययन की गति को थोड़ा सा बेटा तेज कर दे, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। मैं भी आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, जल्दी जल्दी करवा दूँगी। अक्कमहादेवी। अक्कमहादेवी 12वीं सदी कर्नाटक के उड़तरी गांव जिला शिवमोगा में अक्कमहादेवी है। उनका जन्म बेटा 12वीं सदी कर्नाटक के उड़तरी गांव जिला शिवमोगा में हुआ था। 12वीं सदी में हुआ था और कर्नाटक के उड़तरी गांव जिला शिवमोगा था। वचन हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, इनका संपादक है रामानुज। जो हिंदी में देखिए एक ही रचना है, हिंदी में इनका नाम है वचन सौरभ और अंग्रेजी में इनका नाम है स्पीकिंग ऑफ शिवा। हिंदी में वचन सौरभ है और अंग्रेजी में क्या बेटा स्पीकिंग ऑफ शिवा। वैसे नाम से प्रतीत हो रहा है वचन सौरभ हिंदी का है और स्पीकिंग ऑफ शिवा जो है अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों में रचना उनकी एक लंबी सूची है। मतलब इतिहास में शैव आंदोलन से जुड़े हुए कवि रचना में ये शिव की भक्ति करती थी, जैसे मीराबाई करती थी किसकी, श्री कृष्ण की। तो ये क्या करती थी, ये उसकी करती थी, शिव की भक्ति करती थी। और इनका देखना नाम ही क्या है, अक्कमहादेवी। वो महादेवी वर्मा है, ये अक्कमा, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, वो क्या है महादेवी वर्मा है और ये क्या है अक्कमहादेवी। इनको इस बात का ध्यान रखना। अक्कमहादेवी इस आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण कवित्री थी। चंद्रिका मल्लिकार्जुन, ये पूछ लिया जाएगा आपसे प्रश्न में। चंद्रिका मल्लिकार्जुन इनके आराध्य थे। अब आपने जिसने पढ़ा वो तो बच्चा कर देगा, लेकिन बेटा जो नहीं पढ़ेगा वो बोलेंगे वो तो शिव की भगत आराध्य थी, करती थी, ये कहाँ से आ गया चंद्र मल्लिकार्जुन। तो बेटा चंद्रिका मल्लिकार्जुन शिव का ही दूसरा नाम है, यानी शिव का ही पर्यायवाची है। एक तरह से चंद्र मल्लिकार्जुन शिव का ही पर्यायवाची, यानी ये उसको चंद्रिका मल्लिकार्जुन बोलते थे इनके जो है मतलब स्थान में। बसवन्ना और अल्मा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। भैया इनके जो समकालीन संत कवि थे ये दिया बसवन्ना अल्मा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ एक भाषा का नाम है। कर्नाटक की भाषा क्या है, कन्नड़ है। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था और जो कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। और ये बसवन्ना अल्मा प्रभु इनके समकालीन जो संत कवि थे। ठीक है, कन्नड़ भाषा में अक का अर्थ है बहिन होता है। देखिए जो इनका नाम है ना अक्कमहादेवी, तो अक का अर्थ है कन्नड़ भाषा में बहिन है। अब आपके एग्जाम में बन सकता है कि अक को कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है, दीदी आ जाएगा, माँ आ जाएगा, दादी आ, जो भी आ जाएगा, लेकिन अक या किसी हो सकता है अक हमारे हरियाणा में जैसे अक एक आक का पौधा होता है तो उस पौधे का भी नाम लिख दिया जाए। तो ध्यान दीजिए बेटा अक जो है कन्नड़ भाषा में बहिन बोला जाए। अक का मतलब क्या होता है बहिन, हो किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में। अक्कमहादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वह स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया और इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्कमहादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्त रखी थी। विवाह के बाद राजा उन शर्तों का पालन नहीं किया और इसीलिए महादेवी ने उस क्षण शस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, गहरे बोध के साथ महावीर और महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखे तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबू नहीं कीनी, जो रणमाई सुरो अकपूर्ण चरितार्थ होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो पंक्ति दी यार मीरा की पंक्ति है ये इसकी नहीं है बेटा, ध्यान दीजिए। तन की आस कबू नहीं कीनी,
जोरण माई सुरो, ये किसकी पंक्ति? मीरा की है, यानी कि अक्क महादेवी की है। लेकिन चरितार्थ किस पे पूर्णत होती है? अक्क महादेवी। उन्होंने क्या है, मीरा ने भी माना कि शरीर कुछ नहीं है, नश्वर है, ये नष्ट हो जाना है, जो कुछ भी है भगवान ही है। उसी तरह अक्क महादेवी भी, अक्क मतलब ये बहिन महादेवी एक तरह से ये भी कहती है कि शरीर कुछ नहीं है। जो राजा थे जिन्होंने इनकी परिवार पर दबाव डाला था शादी के लिए, इन्होंने 3 शर्त रखी थी, लेकिन राजा ने क्या इनकी तीनों शर्तों का पालन नहीं किया। तो फिर उन्होंने क्या कि इन्होंने बिल्कुल वस्त्रों को त्याग दिया था। ऐसा कोई स्त्री नहीं कर सकती है। लेकिन इनके मतलब इनकी इन बातों से लगता है कि कितनी विद्रोही प्रवृत्ति की थी, समाज से इतना परेशान हो चुकी थी कि इन्होंने अपना निर्वस्त्र होकर बिल्कुल वस्त्रों को त्याग दिया था और ऐसे ये बसंत में घूमने लगी थी। इतना ही इनका विद्रोही प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि ये संसार, ये जो शरीर कुछ नहीं है, नश्वर है। अगर इस शरीर को सिर्फ जो है पुरुष स्त्री को शरीर से चाहता है, ना कि उसके गुणों से, उनकी आत्मा से प्यार करता है। इनका कहने का अभिप्राय ये था। वैसे देखो फोटो में भी कितनी सुंदर लग रही है। आप कहोगे मैडम आप भी ऐसी हो। भाई ऐसा है, जो हमारे समाज की ये दृष्टि है ज्यादातर। अब भी औरतों के ऐसे ही उनकी जो है सुंदर से आका जाता है, ना कि उनके गुणों से। अक्के के कारण से बड़ी संख्या में स्त्रियां के अधिकांश निजी तबकों से थी। कहने का मतलब अक्की जो है, जो स्त्रियां इनके साथ जो भक्ति भाव करती थी, जो इनकी संत थी, इनके जो अनुसरण करती थी, ये उनकी जो उनके फॉलोवर जैसे हम बोलते हैं कि हमारे इतने फॉलोवर, वही बात है इनकी। वो क्या निचले तबके की उस समय जो है, आज भी है हमारे समाज में, लेकिन आज बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो इन्होंने जाति पाति से ऊपर उठकर हर जो नीचे तबके की औरतों को शामिल किया था अपने इसमें भक्ति जो भाव में। इस प्रकार कविता पूरे साहित्य में क्रांतिकारी चेतना का सार्वजनिक दस्तावेज, संपूर्ण स्त्रीवाद आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत है। भाई स्त्रियों की तो प्रेरणा है ये, क्योंकि स्त्रियों के इन्होंने आवाज उठाई थी कि स्त्री सिर्फ एक शरीर मात्र नहीं है, उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी भी अपनी आत्मा है, उनकी भी अपने विचार है। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए, दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने। यहाँ बेटा IMP लगा लेना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो इन्होंने अंग्रेजी में लिखे थे ये अनुवाद, और इनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? केदारनाथ सिंह ने किया। इनका इन दोनों वचनों अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किसने किया था बेटा? केदारनाथ सिंह ने। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रथम कविता है इनकी प्रथम कविता है या वचन इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया, या फिर ये उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। देखना इनकी जो प्रथम कविता है, तो ये वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण, यानी अपनी जो इंद्रियां हैं, जो आपको इंद्रियां बोल रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आपको जो है, आपका मन कर रहा है कि मैं फास्ट फूड खा लूँ, ठीक है, लेकिन मन, जैसे आपकी इंद्रियां तो बोल रही है, आपका मन तो बोल रहा है कि मैं फास्ट फूड खा लूँ, लेकिन क्या है कि एक मन कह रहा है नहीं एग्जाम है, कहीं मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, वैसे मुझे एग्जाम देने भी जाना है और मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो एक जैसे आपके अंदर एक द्वंद्व चला हुआ है। एक कह रहा है कि खा ले अच्छा लगेगा, जीभ कह रही है, लेकिन जो अंदर मन ये कह रहा है कि नहीं एग्जाम है, लेकिन जीभ कह रही है खा ले। तो इसी तरह से इनके जो इंद्रिया, प्रथम पद में इन्होंने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखो, आपका पेपर है, आप तैयारी करो, ठीक है। ये मैंने उदाहरण दिया आपको। तो यही कह रहे कि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया। लेकिन ये उपदेशात्मक न होकर, यानी सिर्फ उपदेश नहीं है, इन्होंने बड़े प्रेम भाव से मनुहार किया, यानी एक निवेदन किया है प्रेम भाव से, इन्हें प्यार से समझाया है, ना कि सिर्फ उपदेश थे। जैसे कबीर के जो थे उपदेश थे, वो बड़े, उनकी आवाज में एक कठोरता सी थी, उन्हें समाज को ललकारा है, प्रताड़ना लगाई है। लेकिन इन्होंने क्या है, उपदेशात्मक ने सिर्फ उपदेश नहीं, प्रेम भाव से समझाया है। तो ये इनका प्रथम पद में इंद्रियों पर नियंत्रण। दूसरा पद क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। दूसरा वचन एक भक्ति का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, उनकी अन्य भक्ति अक्क महादेव के अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली करना चाहती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जिसका दूसरा, पहला पद में तो इंद्रियों पर नियंत्रण, और वो भी किस भाव से? उपदेशात्मक न होकर प्रेम भाव से।
दूसरा पद क्या कहता है बेटा, दूसरा पद कहता है कि वो इस अपना जो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण शरीर, अपना संपूर्ण अस्तित्व जो है चंद्रिकामर्जुन यानी शिव को समर्पित कर दिया है और वह अपने अहंकार को नष्ट करना देना चाहती है कि मतलब कि मेरे ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है ये भूख मत मचल कि मेरी जो है, कहने का अभिप्राय है कि मुझे मैं ऐसी हो जाऊं कि जो मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचे, एक रोटी और वो भी उसको भी कुत्ता ले जाए। इस तरह से कहा है कि जब मेरे अंदर कुछ नहीं होगा तो मेरे अंदर अभिमान नहीं होगा। मैंने उसने शरीर को त्याग दिया, उन्होंने सांसारिक भौतिक वस्तुओं को त्याग दिया। तो कहने का अभिप्राय है कि मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मजबूर होकर मुझे आराध्य यानी शिव की उपासना करनी ही पड़ेगी। अगर ये भौतिक वस्तु सुख सुविधाएं मेरे पास ज़्यादा आ जाएगी तो मेरे अंदर एक अहंकार आ जाएगा। ये भौतिक वस्तु जो है क्षणिक है, लेकिन मेरा ईश्वर सर्वोत्तम है और सर्वप्रिय है और वो क्या है, वो जो है अनश्वर है। ठीक है, तो ये अक महादेवी का हम फिर से कर लेते हैं रिवीजन। अक महादेवी का जन्म हुआ था बेटा 12वीं सदी कर्नाटक के उडतुरी गांव में, जिला शिवमोगा में। प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं वो देख लेते हैं। वचन सौरभ जिसका अंग्रेजी में नाम है स्पीकिंग ऑफ शिवा, ठीक है, संपादक ए के रामानुजन। ठीक है, और जो है इनका अक महादेवी किसकी आराधना करती थी, ये चंद्रिकामर्जुन यानी शिव की उपासना करती थी। कन्नड़ भाषा में अक को क्या कहा जाता है, तो कन्नड़ भाषा में, ध्यान दीजिए कौन सी भाषा में बेटा, कन्नड़ भाषा में अक को बहिन कहा जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो मीरा के पंक्तियां हैं, तन की आस कबू नहीं कीनी जो रणमाई सुरो, ये जो मीरा की पंक्ति है भाई, इस पर किस पर चरितार्थ होती हैं? ऐसे ऑप्शन आ जाए, एक महादेवी पर, कृष्णा सोबती पर, तो आप कहोगे मैडम तन की आस कबू नहीं कीनी जो रणमाई सुरो जो है अक महादेव पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। और आगे जो है इनके दो वचन है, 2 पद दिए गए हैं, उनका अंग्रेजी से अनुवाद किसने किया था? केदारनाथ सिंह ने किया था। किसने किया था बेटा? केदारनाथ सिंह ने। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ हमारा अक महादेवी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, बीच का रास्ता नहीं होता। भारत मेरे सम्मान का शब्द, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी शब्द अर्थहीन हो जाते, बीच का रास्ता नहीं होता। भाई ये पास की जो है रचना, बीच का रास्ता नहीं होता। उन्होंने कहा है कि मेरे भारत के, अपने भारत वर्ष यानी भारत देश के बारे में इन्होंने लिखा है कि जहाँ मेरे देश का मान शब्द लिखा जाता है वही सबसे अच्छा है, वही सबसे सर्वोत्तम मुझे लगता है। बाकी सब सारे अर्थहीन है, बाकी शब्दों का कोई अर्थ नहीं है इस अर्थ के आगे। और ये जो ऊपर में हर लेखकों के बारे में ऊपर पंक्तियाँ लिखी गई हैं बेटा, कहाँ से लिखी मैं हर में बताती हूँ, आप भी उनको ध्यान से देख लें। ठीक है, मूल नाम भी ध्यान दीजिए बेटा, हर एक कवि लेखक का मूल नाम है, मूल नाम भी आपको नहीं छोड़ना है पास से। इनका मूल नाम है अवतार सिंह संधू। मूल नाम क्या है बेटा? अवतार सिंह संधू। और 1950 तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में। ये भी पंजाब के आए हैं। बाकी सारे हमारे क्या है जो हमने पढ़ा है, अक महादेवी अभी ने पढ़ा, वो कर्नाटक की थी। महादेव वर्मा राजस्थान की हमने पढ़ा है। ठीक है, और जो हम रामनरेश त्रिपाठी हमने उत्तरांचल के पढ़े। बाकी हमने उत्तर प्रदेश और निराला बंगाली सारे पढ़े हैं। लेकिन ये ऐसे कवि आए हैं जो जालंधर पंजाब के कवि हैं। तो देखें, इनके बाद में ट्रिक बताऊंगी, लेकिन अभी इनको याद रख ले, अभी इनके एक बार पढ़ लेते हैं। पहले बता दूंगी तो शायद आप नहीं पढ़ोगी, तो पहले नहीं बताऊंगी, पहले आप इनको पढ़ लो। 1950 तलवंडी सेलम गाँव, जिला जालंधर, पंजाब में हुआ था। और इनकी जो रचनाएं थी बेटा, लोक था उड़दे बाजार मगर साढ़े समिया बीच लड़ेंगे साथी पंजाबी, बीच का रास्ता नहीं होता लहू है तब भी गाता हिंदी अनुवाद।
और मृत्यु हुई थी 1988 में। जन्म हुआ था बेटा 1950 में और 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। मात्र 38 साल लगा लो इनकी उम्र थी। 38 साल की उम्र में ये बेचारे चले भी गए थे, इनका देहांत भी हो गया था। तो देखना, लोह कथा, उड़ते बाजान मगर, साढ़े समिया बीच लड़ेंगे साथी, ये सारी पंजाब की है। लड़ेंगे लोह कथा, उड़दे बाजार मगर, साढ़े समिया बीच लड़ेंगे साथी, चारों क्या है, पंजाब की है। लहू का रास्ता नहीं होता, लहू बीच का रास्ता नहीं, माफ कीजिए, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है। बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है, ये हिंदी अनुवाद है। तो ध्यान दीजिए बेटा, इनकी दो रचनाएं क्या है, बीच का रास्ता नहीं होता और लहू है कि तब भी गाता है। तो ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है, नाम से ही आपको पता चल रहा है ये हिंदी की है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने अब तक जो पढ़ी है रचनाएं, जो लेखक कवि जो भी पढ़े हैं, वो पंजाबी का नहीं आया। मान लीजिए आपको अब आपने याद किया, आपको याद नहीं हुआ और एग्जाम में आपसे पंजाबी, देखो साढ़े क्या है, ये पंजाबी का शब्द है। तो अगर आपको पंजाबी की कोई रचना दिखाई दे तो पास लगा देना, ठीक है। अगर आपको पंजाबी की कोई रचना दिखाई दे तो उसको पास लगा देना, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है कोई जो है रचना, कोई भी कवि या लेखक ऐसा नहीं आया जो पंजाब का है, सिर्फ पास ही आया है। तो ये मैंने एक आपको ट्रिक बताई, वैसे आप याद रखना, लेकिन याद नहीं रहती है तो फिर ये पंजाबी में जो है पास को लगा देना। इनकी दो रचनाएं हैं, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता, ये हिंदी अनुवाद है। लोक कथा, उड़दे बाजान मगे, साढ़े समिया बीच लड़ेंगे साथी, ये बेटा क्या है, इनकी पंजाब की है। 1950 तलवंडी, ये पंजाब में इनका जन्म हुआ था और 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 5 समकालीन पंजाब साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यवर्गीय किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने अनियमित ढंग से स्नातक तक की पढ़ाई भी, अनियमित ढंग से क्या है, जो मध्यम वर्गीय परिवार था, एक किसान परिवार था, तो वही शिक्षा इनके अभाव में पूरी तो नहीं हो पाई, तो अनियमित ढंग से होगी, जिसको आप बोलते हो ना जैसे डिस्टेंस की परीक्षा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा भाई अपना जो पढ़ाई के लिए खर्चे के उठाने के लिए बाकी दिनों में अपना जो अपना होमवर्क, जैसे हमारे जो फीस के लिए अपना कहीं जॉब करते हैं और जो है सैटरडे संडे को अपनी क्लासेस लेते हैं, तो वही ढंग है, भी अनियमित ढंगे हो गया, वो डेली नहीं जाकर। पास जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सुंदरी विधान विकसित करती था, किंतु सर्जनात्मक तेवर दिया। ये कहने का पर है कि इनकी जो रचनाएं हैं विद्रोही कविताएं हैं और उन्होंने सृजनात्मक तेवर किया। जो आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, सृजनात्मक मतलब होता है कुछ नई रचना करना, जो लोगों से बाकियों से हटकर कुछ करना, एक नया निर्माण, जो सृजनात्मक आप पढ़ते हो ना, सृजनात्मक क्या होता है। पास की कविताएं विचार भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति परंपरा का बोध मिलता है। पास जनसामान्य घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि उनकी कविताओं में व्यथा, निराशा, गुस्सा नजर आता है, जो गहरी संपर्कता के बगैर संभव नहीं। कहने का मतलब आउटसाइडर मतलब ये नहीं है कि इन्होंने समाज में इतनी बुराइयां फैली हो और इन्होंने बीच का रास्ता अपना लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, बीच का रास्ता नहीं अपनाया, वही इन्होंने खुले भाव से विरोध किया सामाजिक बुराइयों का। उनकी देखना हम पढ़ेंगे आगे। पास ने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन किया और सिहाड़, हमज्योति, होक, एंटी 47 आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। बेटा तो ये इनकी जो पत्रिकाएं ध्यान रखना है, कौन सी, एक तो सियाड़ हो गई, एक हो गई हमज्योति, एक होगी होक, एंटी 47 इनकी पत्रिकाएं हैं। ये 4 कौन सी पत्रिकाएं इनकी, सियाड़ है, हमज्योति है, होक है, एंटी 47 है, इनकी क्या बेटा ये रचनाएं हैं। कुछ समय तक ये अमेरिका में रहे। सियाड़, हमज्योति, होक, एंटी 47 इनकी पत्रिकाएं हैं। ये कविता इनकी दिनों दिन अधिकाधिक नरसंकुर होती जा रही दुनिया की विपदाओं के चित्रण के साथ खौफनाक स्थिति को इशारा करती है। जो इनकी रचना है ये भाई नरसंग, ये नहीं, दुनिया जो है दिन प्रतिदिन क्रूर हो रही है, जो अपने नीचे तबके अत्याचार कर रहे हैं उनसे खुलकर इन्होंने विरोध किया था।
पथराई आंखें सी तटस्था से कवि असहमत है। उनकी प्रतिकूलता की विशेष संकेत करता है कि आत्मा के सवाल बेईमानी हो जाती है, आत्मा के सवाल बेईमानी हो जाती है। इतनी क्रूर दुनिया हो गई कि उनकी आंखें पथरा गई है। जड़ स्थितियों के बदलने की प्यास के मर जाने से बेहतर भविष्य के सपनों गुम जाने का भी सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। यानी जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों गुम हो जाने से कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। 1988 में खालिस्तानियों के साथ हाथों मारे गए प्रदेश 1988 में, यहाँ देखना बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उन्हें इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवामी के लिए शहीद हो गए। 1988 में भैया शहीद हो गए थे, इस बात का ध्यान रखना, और खालिस्तानियों के हाथों से मारे गए थे। ठीक है, तो इनकी ये सबसे खतरनाक जो है ये इनकी कविता है। सबसे खतरनाक क्या है? तो ये हमने कवि के बारे में पढ़ा है, एक बार मैं इनका रिवीजन करवा देती हूँ। पास का मूल नाम क्या था बेटा? अवतार सिंह संधू। 1950 तलवंडी सेलम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। लोह कथा, उड़ते बाजान मगर, साढ़े समिया बीच, लड़ेंगे साथी, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है, और 1988 में इनकी मृत्यु हुई। क्या बेटा? देखिए, लोह कथा, उड़ते बाजान मगर, साढ़े समिया बीच, लड़ेंगे साथी, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू तब भी गाता। इनकी दो रचनाएं, लहू बीच का रास्ता नहीं होता, लहू तब भी गाता है, ये है हिंदी की। बाकी ये चार है, लोह कथा, उड़ते बाजान मगर, साढ़े समय बीच, लड़ेंगे साथी, पंजाबी है। और इन 1988 में खालिस्तानियों के हाथ जो है मारे गए थे, शहीद हो गए थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ये सबसे खतरनाक जो इन्होंने इनकी कविता का नाम है। और इनकी बाकी आपको याद नहीं रहे तो पंजाबी की जो रचना आ जाए तो इसी का कर देना, क्योंकि पंजाब के हमारे कोई कवि नहीं आए हैं। तो यहाँ बेटा हमारा पास खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और बचता है निर्मला पुतुल, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो देखना बेटा, ये हमारा निर्मला पुतुल, जो निर्मला पुतुल है ये आरोह भाग 1 यानी 11वीं का जो आरोह भाग है ये हमारी अंतिम कवित्री है। इससे क्या है कि हमारा आरोह भाग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक दूसरा बचता है वो भी हम जल्दी ही कोशिश करूंगी, मैं कम से कम 4 वीडियो में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। और आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट कोर्स जल्दी से करवाऊंगी, आप चाहते हो नहीं मैडम ज़्यादा हो जाएगा, हम अपने आप कर लेंगे, एक एक दो लेते थे। तो आपकी क्या राय, आप जरूर लिखें। मैं तो चाहती हूँ कि पूरा करवा देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी आपके एग्जाम के 5 या 6 दिन ही बचे हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आगे। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जीवन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। नगाड़े की तरह बजते शब्द, भाई ये इन कवित्री की जो ये रचनाएं, ये लाइनें हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द से ली गई हैं। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा जहां वहां जिस तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। मतलब आदमी जीवन भर लड़खड़ाता रहता है, संघर्ष करता है और वहां पहुंच जाता है। जो संघर्ष करता है तो वहां पहुंच जाता है, और जो नहीं करता है वो उस बहस में ही उलझ कर रह जाता है। नगाड़े की तरह बजते शब्द से लिया गया। निर्मला पुतुल है, इनके बारे में पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैंने तो इसको पढ़ लिया था, आप पढ़ लेना। निर्मला पुतुल है, उनका जन्म हुआ था बेटा 1972 में। ये तो हमारे हाल फिलहाल की है। 1972 में दुमका, झारखंड। नगाड़े की तरह बजते शब्द, ये नगाड़े की तरह बजते शब्द, यहाँ भी पंक्तियां पढ़ी ना, ये नगाड़े अपने घर की तलाश में। इनकी 2 रचनाएं हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल बेटा आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी आरंभिक जीवन बड़ा संघर्ष में रहा, जाहिर सी बात है। आज भी आदिवासी कितने भाव से जी रहे हैं।
हमारे जो है जंगलों में रहते हैं बेचारे, अब आज भी उनका कोई खास सुधार नहीं हो पाया। कुछ जनजाति, संथाल जनजाति, उनका तो कुछ हो भी गया, बाकी जो जनजातियां हैं वो बड़ी ही पशुओं की तरह जिंदगी जी रही है। आप कभी यूट्यूब पर देखा होगा आपने, ऐसे आप गए नहीं हो, हमें हमारा आजकल फ़ोन जो हमारा इंटरनेट के माध्यम से हमें सूचना मिल जाती है, और बहुत शिक्षा का अभाव आज भी उस अभी 1972 की, अभी तो ये थोड़ी बुढ़ी हो चली है, तो उस समय और भी ज़्यादा होगा जब इनका बचपन रहा होगा। तो निर्मला पुतले एक आदिवासी परिवार में उनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा, लेकिन घर में जीवन तो संघर्ष में था, लेकिन इनके घर में शिक्षा का माहौल था। देखना भाई, आज ये तो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि आदिवासी समाज में आज भी शिक्षा बहुत कम है, लेकिन इनके पिता और चाचा दोनों ही शिक्षक रहे हैं। इसके बावजूद रोटियों की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। लेकिन भाई ये तो एक हैरानी की बात कहनी, आदिवासी समाज का जीवन तो संघर्ष में है। आदिवासी तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी आदिवासी समाज से, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके आज वो देखो देश के सबसे सर्वोच्च पद पर विद्यमान है, जिसको महामहिमा में बोला जाता है। तो ये भी इनके पिता शिक्षक थे, चाचा भी शिक्षक थे, लेकिन भाई परिवार में रोटी की समस्या रहती थी, इसलिए इनका जो पढ़ाई नियमित रूप से नहीं चल पाई, ये बात बीच बीच में बाधित होती रहती थी। तो इन्होंने आगे देखो क्या किया है, नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, ये विचार उन्हें नर्सिंग में डिप्लोमा किया। भाई ये अलग लाइन की है, पहले इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय पर इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक मतलब आप समझते हैं बीए होता है। बीए संथाली समाज और उनके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। भाई संथाली समाज में इनका जन्म हुआ है, तो उन्हें प्यार तो होगा ही, जुड़ाव तो होगा ही। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से परिचय हुआ, दोनों समाज की क्रिया प्रतिक्रिया से बहुत विकसित हुआ, जिससे अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। मतलब कि ये जब इन्होंने नर्सिंग किया वो दोनों समझ, तो उन्होंने जैसे वहाँ नर्सिंग किया तो वहाँ से उन्होंने स्नातक इग्नू से, तो वहाँ के समाज और अपने जहाँ पर इनका परिवेश था, जहाँ से ये जन्म लिया था, जहाँ ये पली बड़ी थी, उस समाज में और इन समाजों के बीच में जब ये रहने लगी तो तब इनको वास्तविकता का पता चला कि वहाँ जो है कितनी सुख सुविधाएं हैं, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे संथाल समाज में आज भी जो रोटी के लिए लोग जूझ रहे हैं, और इस समाज में कितनी अशिक्षा है। तो इन्होंने दोनों का तुलनात्मक रूप से देखा और तब ये समझ पाए कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों की तल्लीन साथी उकारा। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशाकृत्यों के कारण बिगड़ती पीढ़ी थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, यानी थोड़े थोड़े से लाभ के लिए आदिवासियों को समझौता करना पड़ता है। पुरुष वर्ष यानी कि स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज व्यवसायों के हाथ कठपुतला बनता जा रहा है। और कहने का पर इन्होंने कहा कि जैसे लोग हैं उसमें पुरुष वर्चस्व, यानी आज भी समाज में पुरुषों को सर्वस्व माना जाता है। भाई वैसे अप्रत्यक्ष शुरू से आज भी होता है, पुरुषों को सर्वस्व माना जाता है, महिलाओं का इतना खासा घर में कई परिवार ऐसे होते हैं जो आज भी महिलाओं को जो बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, और वो तो जो आदिवासी समाज था। तो कहीं और कहती है कि जैसे शिक्षित समाज होने के, कुछ शिक्षित समाज है लेकिन फिर भी वो व्यवसाय के लिए उनके जो है बिजनेसमैन है उनके हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं जो छोटे हैं। और क्या है कि जैसे तो आगे जाकर मैं आपको ये पता चलेगा, आपको मैं बताऊंगी और आप पढ़ोगे। तो इन्होंने प्रकृति के पेड़ों के बारे में कहा कि छोटे से लाभ के लिए हम प्रकृति का कितना नुकसान उठा देते हैं। वे आदिवासी जीवन में कुछ गहरी अनछुए पहलुओं से कलात्मक साथ हमारा परिचय कराती है, और संथाली समाज के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू बेबाकी से सामने लाती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति जुड़ाव, कठोर परिश्रम करने क्षमता, सकारात्मक, तो वहीं दूसरी ओर है शिक्षा, कुर्ते, शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। तो इन्होंने बेटा देखो क्या किया है, समझने की कोशिश करें कि जो संथाली समाज है, आदिवासी समाज है, उन्होंने सकारात्मक जो बातें हैं ये देखो लिखा है, और नकारात्मक बातें दोनों को भी, सकारात्मक में क्या है और नकारात्मक नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है। तो नकारात्मक तो सकारात्मक बताते हैं पहले। भाई सकारात्मक तो ये बिल्कुल सादे हैं, बेचारे भोले भाले हैं, शिक्षा नहीं है तो सादे भोले भाले होंगे, क्योंकि उन्होंने लालच और ये नहीं है, अभी कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत से अपना करके खाते हैं।
अपना पालन पोषण करते हैं। लेकिन दूसरी ओर भाई वो शिक्षित नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनको अच्छे बुरे का जो पता नहीं होगा। जो शिक्षा नहीं होगी तो उनको इतना वो चंट भी नहीं बनेंगे, भोले रहेंगे। फिर कुरीतियाँ क्या है भाई, जो शिक्षित नहीं है तो ऐसे तो आज शिक्षित भी पीते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए जहाँ अशिक्षा है वहाँ शराब, मतलब शराब पीते हैं, नशा करते हैं, बहुत सारी और भी कुरीतियाँ। तो उन्होंने अपने समाज के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर आवाज़ उठाई, इतना समझिए आप। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्ष का यथार्थ चित्रण हुआ है। बेहतर संदर्भ में कविता समाज में चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। जो कविता का मूल स्वर है संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया। ये प्रश्न लग बनेगा बेटा, IMP लगा लेना इसका। ये प्रश्न अपने आप में आप पढ़े लिखे हो, आपने और भी टेस्ट किए होंगे, आप समझते हो कहाँ से प्रश्न बन सकता है, कहाँ से नहीं बन सकता है। तो अभी लास्ट टाइम में हम क्यों ज़्यादा टाइम खराब करें, यही करें जहाँ से प्रश्न बनेंगे हमें फैक्ट पढ़ना है जल्दी से जल्दी। तो संथाली समाज का जो संथाली समाज से हिंदी रूपांतरण, जो संथाली समाज के बारे में संथाली भाषा में लिखा है। क्या भाषा थी वो, संथाल समाज से थी, तो संथाली से भाषा में लिखेगी, लेकिन उनका हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। प्रश्न बनेगा निर्मला पुतुल का आओ मिलकर बचाएं, इनकी कविता कौन सी बेटा, आओ मिलकर बचाएं। तो आओ मिलकर बचाएं का जो है हिंदी में रूपांतरण किसने किया, अशोक सिंह ने किया। हिंदी में रूपांतरण किसने किया, अशोक सिंह ने किया। आओ मिलकर बचाएं इनकी कविता का नाम है। आप भी एक बार इनको पढ़ लेना, और एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा देती हूँ। निर्मला पुतुल का जन्म 1972 में हुआ था दुमका झारखंड में। झारखंड की थी बेटा ये है अभी तो इनके बाद नगाड़े की तरह बजते समझ अपने घर की तलाश, इनकी दो रचनाएं हैं, नगाड़े की तरह बजते समझ अपने घर की तलाश और आओ मिलकर बचाएं। ये हमारी आरो बागवान 11वीं की बुक में है, ठीक है। और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया ये तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आओ मिलकर बचाएं इनका जो है हिंदी में अनुवाद किसने किया था, अशोक सिंह ने किया था। यहीं से प्रश्न बन सकता है। बाकी अगर आपको हो तो टाइम बचेगा तो मैं आपको कविता भी पढ़ा दूंगी। लेकिन बेटा जितना मैं आरो भाग जल्दी 2 शुरू करने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती करते रहिए। धन्यवाद।